So the revolt means a kind of protest or a fight within a group, or which is oftenly violent, जो कि violent होती है oftenly, and against a person or against a authority, right? So ये जो revolt हम पढ़ने वाले हैं, it was against the British authorities and it took place in the year 1857, जो कि 1857 में हुआ था, ठीक है? तो let's start. What you are going to learn in this chapter is about the reasons of revolt of 1857. 1857 में ये जो revolt हुआ था, ये जो kind of fight हुई थी, जब लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारी स्टेप्स ली थी या प्रोटेस्ट किया था, ये रीजंस क्या थे इनके, एंड अबाउट द स्प्रेड, लिमिटेशन एंड कॉज ऑफ फेल्योर ऑफ रिवॉल्ट. अब कैसे ये रिवॉल्ट, कैसे ये प्रोटेस्ट जो थी ये एक साथ स्प्रेड हुई पूरे इंडिया में, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, इसके कॉजेस क्या थे फेल्योर होने के, मतलब क्यों फेल हुआ ये रिवॉल्ट, ये सारे कॉजेस हम पढ़ेंगे. एंड अबाउट द क्वींस प्रोक्लेमेशन इन 1858, ये भी हम पढ़ेंगे. क्वीन ने क्या डिक्लेयर किया था 1858 में, ये भी हम पढ़ेंगे. So let's start with first of all this time chart is given, ताकि आपको properly समझ में आए कि कैसे इवेंट्स सीक्वेंस में इवेंट्स की क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है? जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी ये क्रोनोलॉजी. So let's start our chapter. The period from 1757 to 1857 saw a extension of British period and economic exploitation. Now since हमने last chapters में और last classes में ये पढ़ा था कि till 17th century या 18th century तक ब्रिटिश इंडिया आ चुके थे और फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप को establish किया, consolidate किया, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, राइट? और कैसे उनका एक्सपांशन हुआ. लेकिन इन द पीरियड बिटवीन 1757 टू 1857 ये जो ब्रिटिश का पावर है ये एक्सपांड तो हो रहा था, लेकिन लोगों को पता था कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है. It created the Indian ruling elite and the masses, which resulted in the several local uprising. Now, since Indian जो ruling kings थे, जो पावरफुल किंग थे और जो मास में लोग थे, उन्होंने क्या किया, लोकल अपराइजिंग, इट मीन्स कि लोगों ने कलेक्टिवली उसे क्या किया, उनके अपोज में खड़े हुए. By the mid-19th century, regional नवाब्स एंड किंग्स लॉस्ट देयर अथॉरिटीज. अब मिड 19th सेंचुरी में जो रीजनल, हर रीजन का जो नवाब थे या किंग थे, उनकी अथॉरिटीज फिनिश हो चुकी थी. they had lost their authorities over their kingdom. The rural area, both the peasant and the zamindars were unhappy with the system of revenue collection. Now the system of ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का, उसके कारण जो पीसेंट्स थे, जो फार्मर्स थे वो भी, और जो जमींदार थे वो भी बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे, बिकॉज दे वर लेवाइंग वेरियस टैक्सेस, वेरियस हैवी टैक्सेस, बहुत ज्यादा टैक्सेस वो लगा रहे थे. Then the revolt of 1857 was culmination of the rising wave of antagonism against the British rule. Now culmination का mean में ये जितने भी hard words हैं, इन सारे hard words को मैं already underline कर चुकी हूँ. यहाँ culmination का मतलब है final stage पर, मतलब कोई भी चीज अपनी final stage पे होती है उसे हम culmination कहते हैं. से फाइनल स्टेज, या बोल सकते हैं which has the thing which has come to an end, right? That is called culmination. Then
Next word is the next word which I have underlined is antagonism. Antagonism. Here keyword is feeling of hatred and opposition. द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अब जो रिवॉल्ट था 1857 का मतलब जिसमें लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, इट हैज कम टू एन एंड ऑफ राइजिंग द वेव ऑफ हैट्रेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. This has come to an end. It shocked the very foundation of British rule, seen seen by the some seen by some historians as द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. और इस रिवॉल्ट को, ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था, इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. The first revolt of 1857 was the result of certain deep-rooted causes. The immediate cause was provided by Indian soldiers. Let us take a look at the cause of revolt. अब ये जो revolts थे, ये जो लोगों ने प्रोटेस्ट की थी, ये प्रोटेस्ट एक्चुअली इसके बहुत सारे कॉजेज थे. ये कॉजेज हम फर्दर पढ़ेंगे. ऋषिका, मीनिंग ऑफ एंटागोनिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ हैट्रेड, मतलब किसी को हेट करना. राइट, वहां की टर्म में नीचे मीनिंग लिखा हुआ है बेटा, लुक एट योर बुक. ओके, तो ये जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसमें लोगों ने कलेक्टिवली क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज किया. और अपोज करने के बहुत सारे रीजंस थे. कुछ इमीडिएट कॉज थे, कुछ पॉलिटिकल, ऐसे रीजनल, बहुत सारे कॉजेस थे. हम पढ़ने वाले हैं. जैसे पहला कॉज है पॉलिटिकल कॉज था. सेकेंड कॉज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज Second cause that we are going to study is economic cause. Since British were exploiting the Indian economy, right? So ये भी एक reason था. Then social and religious cause भी था कि वो लोगों के religion को या उनकी जो feelings है उनको hurt कर रहे थे या destroy कर रहे थे. Then military cause and after that immediate cause. तो ये सारे causes हम further पढ़ेंगे. इन सारे कॉजेस के कारण रिवॉल्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का. नाउ स्टूडेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट नोट फॉर यू दैट आप प्रॉपरली टाइम का ध्यान रखें. राइट, आप आधा टाइम हो जाता है उसके बाद क्लास में एंटर हो रहे हैं, या क्लास स्टार्ट हो गई उसके 10 मिनट बाद एंटर हो रहे हैं. तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली टाइम पर क्लास अटेंड करें. ठीक है, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर प्राइम ड्यूटी कि आप क्लास में जो इंटर हो रहे हैं वो टाइम पर हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि 1:20 पे आपकी क्लास है. गॉट इट? सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स प्लीज कम ऑन टाइम. So back to topic, that is causes. First cause that we are going to study is political causes. Now, political causes, the expansionist policy and the intention of British created a sense of fear and suspension and resentment among the rulers of the Indian state. Now, जो policies थी, since हमने last chapter में भी बहुत सारी policies पढ़ी थी, expansion policies, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो और अगर आपको याद हो तो बहुत सारी उन्होंने policies लगाई थी जिसमें उन्होंने इंडियन टेरिटरीज को फोर्सफुली कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था. तो उसके कारण जो जितने भी इंडियन रूलर्स थे, इंडियन किंग्स थे, उन्हें एक फियर होने लगा, एक सेंस ऑफ फियर स्टार्ट होने लगा या डर लगने लगा और एक रिसेंटमेंट स्टार्ट हुआ. उसमें से एक पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से भी हमने पढ़ा है. सो Lord Dalhousie's policies of doctrine of lapse was resented by the ruling class because it curbed their rights for adaptation. Annexation of Jhansi, Satra and Nagpur under the doctrine created great resentment.
तो अगर आपने लास्ट चैप्टर में ध्यान दिया हो तो हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से एक पूरा टॉपिक पढ़ा है। उसमें उन्होंने एक एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी अप्लाई की गई थी कि अगर कोई स्टेट या किंग अपनी एरिया को प्रॉपरली नहीं रूल कर पा रहा है और अगर उनका कोई सक्सेसर नहीं है तो वो पर्टिकुलर एरिया ब्रिटिश के अंडर होगा। तो इस तरीके से उन्होंने इसे झांसी, सतारा और नागपुर को क्या किया था, एनेक्स किया था, कैप्चर कर लिया था, राइट। ये पहली स्टेट थी। देन द हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स वर अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू द एनेक्सेशन ऑफ अवध। अब हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स both were against the British due to the annexation of Awadh. As a result of annexation, the rulers were forced to disband. Disband का मतलब होता है to stop or to separate. So, as a result of annexation, the rulers were forced to separate the soldiers. Now, since लोग collectively जितने भी soldiers थे, they were collectively against the British government. So the British government, what they did, they disbanded the soldiers, they separated the soldiers. उन्होंने soldiers को क्या किया, separate कर दिया, right? So they were divided और इसीलिए वो उनके against revolt नहीं कर पाए at that time. Disrespect shown by British to the last Mughal emperor Bahadur Shah also angered some people. अब ब्रिटिश ने मुगल एम्परर, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया। हम फर्दर पढ़ेंगे उनके साथ क्या हुआ था, बट मैं आपको बता दूं कि उन्हें इम्प्रिजनमेंट दे दिया था और उन्हें रंगून भेज दिया गया था, राइट। एंड ही डाइड देयर, और इस कारण से बहुत सारे लोग उनसे एंग्री थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज करके लोगों का एक्सप्लॉइटेशन किया। नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रिटिश एक्सक्लूडेड द इंडियंस फ्रॉम ऑल हाई सिविल एंड मिलिट्री जॉब्स विच वर रिजर्व्ड फॉर द इंग्लिशमैन। अब जितनी भी हाई सिविल और मिलिट्री जॉब्स थी, हमने लास्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा है कि ब्रिटिश ने इंडियंस को एक्सक्लूड कर दिया था। जितनी भी हाई सिविल और मिलिट्री जॉब्स थी, ये जॉब्स इंडियंस को नहीं दी जाती थी, इन पर रिक्रूट नहीं किया जाता था इंडियंस को। दे वर कंप्लीटली रिजर्व्ड फॉर इंग्लिशमैन। In the army, the highest post which an Indian could get after of a subedar was that of subedar at the ₹60 or 70 per month. अब सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो किसी इंडियन को रिक्रूट किया गया था वो है सूबेदार, और उनकी सैलरी कितनी थी, ₹60 to 70 पर मंथ, सिर्फ इतना ही उन्हें पे किया जाता था। The highest post in civil services for which an Indian could qualify, और civil services के लिए सबसे highest जो पोस्ट थी वो थी सदर अमीर, who was paid ₹500 a month। और ये सिविल सर्विसेज की हाईएस्ट पोस्ट थी जिसपे इंडियंस को रिक्रूट किया जाता था, और उनकी सैलरी होती थी 500 पर मंथ। Got it? Next point is the educated Indians felt dissatisfied as they had hoped to get more employment in the government job। अब जितने भी उस टाइम पे educated Indians थे उन्हें बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई फील हुआ जस्ट बिकॉज उन्हें उन जॉब्स पर अपॉइंट नहीं किया जाता था, रिक्रूट नहीं किया जाता था, राइट। So the educated Indians felt dissatisfied as they hoped to get more employment in the government job। तो ये कुछ पॉलिटिकल कॉजेस थे जिसके कारण लोगों को अपने ऊपर एक्सप्लॉइटेशन फील हुआ, जैसे कि उनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से की पॉलिसी हो, या अवध का एनेक्सेशन हो, या जो उनके किंग थे या सुल्तान थे दिल्ली के, उनके अगेंस्ट डिसरिस्पेक्ट, फिर उन्हें जॉब नहीं मिलना, हाई सिविल और मिलिट्री जॉब्स नहीं देना, और जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब में
हाई पोस्ट पर रिक्रूट ना करना। तो ये सारे कॉजेज थे, ये सब क्या है, पॉलिटिकल कॉजेज हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो थम्स अप। ओके ओके, स्वाति, शिकारिया, हाँ बेटा अभी तो सब कर रहे हो, फिर है ना, मैं पूछूंगी तो आंसर नहीं आएंगे। What is the meaning of crabbed? It means controlling something, especially something bad, right? परी, इसका मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। Okay, so the next that we are going to study is economic cause. Next is economic cause. Now, the primary motive of the political domination of India by the British was its economic exploitation. अब जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका प्राइमरी मोटिव, दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वेल्थ ऑफ इंडिया, और इसी कारण से उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, राइट। उन्होंने इंडिया की जितनी भी वेल्थ थी वो सब क्या कर ली, कैप्चर कर ली, या बोल सकते हैं लूट ली। The British utilized their political power for exploiting the economic resources. अब ब्रिटिश ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज और वेल्थ थी इंडिया की, वो सब क्या की, उसे यूटिलाइज करके एक्सप्लॉइट किया और अपने आप को बेनिफिट दिया, फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन। इन दिस प्रोसेस इट्स क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट। और इस प्रोसेस में जिसमें पॉलिटिकल पावर को यूज करके उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को और इंडिया की वेल्थ को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया अपने फायदे के लिए। और इस प्रोसेस में वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट हुआ। डिसकंटेनमेंट मतलब डिससेटिस्फैक्शन, या बोल सकते हैं किसी चीज पर एग्री नहीं करना, ठीक है, डिसकंटेनमेंट। तो इन दिस प्रोसेस लोगों ने बहुत ज्यादा उसको डिसकंटेनमेंट किया या डिससेटिस्फाइड रहे वो इस चीज से। और अब हम पढ़ रहे हैं मेजर कॉजेज। द ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज। सो कैन यू टेल मी व्हाट आर कॉटेज इंडस्ट्रीज? किसको पता है कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या है, क्या होती है? अगर पता है तो आप चैट बॉक्स में लिखो, आंसर मी, व्हाट आर कॉटेज इंडस्ट्रीज। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे भी बताओ कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है। एनीबडी? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर कॉटेज इंडस्ट्रीज? किसी को नहीं पता? ओके, सो मैं बताती हूँ। कॉटेज इंडस्ट्रीज जनरली वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, जैसे हाउस होल्ड में जो काम किए जाते हैं, छोटे छोटे काम, जैसे पापड़ बनाना, जैसे गांव में लोग करते हैं ना, घर पे चीजें बनाते हैं, राइट। समझ में आया? पापड़, अचार का बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलग होती है, स्मॉल स्केल बिजनेस बोल सकते हैं, ठीक है इशिता। So, trade interests of British resulted in the destruction of Indian cottage industries. अब since British का इंटरेस्ट क्या था, ट्रेड करना, राइट, ट्रेडिंग उनका इंटरेस्ट था, जिसके कारण इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी उनका बहुत वास्ट लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो गई, राइट।
Then the revenue policy of British destroyed the self-sufficient village economy with the emphasis on commercialization of agriculture. अब उनकी जो revenue policy थी ब्रिटिश की स्पेशली, wait a second. Yes, are any domestic industries, but actually not domestic industries. हम इसे cottage industries कहें तो ज़्यादा better है, या household business कहें तो ज़्यादा better है. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में वो भी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जैसे कि जो हमारे एरिया में, इंडिया के एरियाज में है, इंडिया की टेरिटरी में है, वो सब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होती हैं. ठीक है, स्मॉल बिजनेस कहें या हाउस होल्ड बिजनेस कहें. ठीक है, एम्फेसाइज का मतलब अमतुल्ला होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज पर ध्यान देना. ठीक है, एम्फेसाइज करना, अटेंशन देना, दैट इज कॉल्ड एम्फेसाइज. ओके, so the revenue policy of British destroyed the self-sufficient village economy with its emphasis on commercialization on of agriculture. अब since जो ब्रिटिश की रेवेन्यू पॉलिसी थी उसने, उसके कारण जो विलेज की इकोनॉमी थी, सिंस विलेज में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनकी खुद की इकोनॉमी चलाने के लिए, जैसे कुछ लोग एग्रीकल्चर करते हैं या करते थे, या कुछ लोग अपने मेटल्स से रिगार्डिंग, या सबके अपने अपने प्रोफेशंस और बिजनेसेस होते थे. लेकिन जो ब्रिटिश थे उनका मेन मोटिव क्या था? ट्रेड करना. और ट्रेड कैसे होगा? जब ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर होगा तो वो ट्रेड कर पाएंगे. तो उन्होंने लोगों को फोर्स किया कि वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करें, और फिर वो उनसे टैक्सेस लेते थे उस एग्रीकल्चर के, और फिर वो उसका ट्रेड करते थे. ठीक है, सो इस कारण से इम्फेसाइज का मतलब यहाँ पे है उसे और ज्यादा अटेंशन देना. अटेंशन उन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करने के लिए किया, एग्रीकल्चर को ट्रेड करने के लिए किया. गॉट इट? So the revenue policy of British destroyed the self-sufficient village economy with its emphasis on commercialization of agriculture. Indian peasants, weavers, and craftsmen were forced to work according to the desires of the servants of the company, and in return receives very little remuneration. ओके, अब इंडियन पीसेंट्स जो थे, पीसेंट्स, वेवर्स और क्राफ्टमैन जो थे, उन्हें फोर्स किया गया कि वो उन सर्वेंट्स, मतलब कंपनी के जो सर्वेंट्स है, कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनके जो सर्वेंट्स हैं, मतलब जैसे उनके सब ऑर्डिनेट्स या उनके जो स्मॉल ऑफिसर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्हें सर्वेंट कहा गया है. तो उन सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग वो वर्क करें, ऐसा उन्हें फोर्स किया गया, और उसके रिटर्न में उन्हें बहुत लेस रेम्यूनरेशन मिलती थी. रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि सैलरी मिलना. ठीक है, तो बहुत कम सैलरी में उन्हें काम करना पड़ता था और उसे फोर्सफुली करवाया जाता था. तो ये भी एक इकोनॉमिक cause है. Then machine made products from England flooded in Indian markets and created unemployment among artisans and craftsmen. अब हमने लास्ट चैप्टर में, आई गेस फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत सारी चीजें मशीन से बनने लगी और इंडियन मार्केट उन्हें बेस्ट लगा, तो उन्होंने क्या किया, सारी चीजों को इंडियन मार्केट में भेज दिया, और जिसके कारण इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, और मेजरली जितने भी आर्टिसंस और क्राफ्टमैन थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और फिर उन्हें फोर्सफुली पीसेंट्री करने पर मजबूर किया गया कि वो एग्रीकल्चर या फार्मिंग करें. देन द ruin The ruination of the Indian industry increased pressure on agriculture, which led to the further deterioration of the condition of peasants and people in general. Now, ruination का मतलब होता है
बता रही हूँ तनुष्का, वेट अ सेकेंड, मैं सेंटेंस तो कंप्लीट करूँ। रुइनेशन का मतलब होता है किसी चीज को रुइन करना या खत्म करना या बर्बाद करना, दैट इज कॉल्ड रुइनेशन। ठीक है, हिंदी में मतलब बता रही हूँ। देन द रुइनेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब इंडियन इंडस्ट्रीज का जो बोल सकते हैं डेटोरेशन करना या डिस्ट्रॉय करना, वो कैसे इंक्रीज हुआ? इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर विच लीड टू द फर्दर डेटोरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ पीसेंट्स। अब इंडियन इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स आने लगे थे। फिर जितने भी पीसेंट्स और वीवर्स थे या क्राफ्टमैन थे, उन्हें प्रेरित किया जाने लगा कि वो पीसेंट्री करें, जिसके कारण इंडियन पीसेंट्स की जो कंडीशन थी वो और ज्यादा खराब हो गई, और पीपल इन जनरल, और जो जनरल लोग थे उनकी भी कंडीशन खराब हो गई। ठीक है, बिकॉज ब्रिटिश ऑफिसर्स वर फोर्सिंग देम टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अभी हमने दो कॉजेस पढ़े हैं। फर्स्ट कॉज वाज द पॉलिटिकल कॉज और सेकंड हमने इकोनॉमिक कॉज पढ़ा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी डाउट?